आज हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये जो टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये क्लास 10 सीबीएसई का न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम पूरा ब्रीफ जानेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डिफिनीशन क्या होते हैं, इस हर एक चीज़ और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे फूड को इनटेक करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरा एकदम संपूर्ण जानने वाले हैं। तो फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या होना चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर आउन। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे से क्या होते हैं कि या तो फुली डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, लेकिन वो क्या करते हैं दूसरे से ही फूड इनटेक करके ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड यानी गेन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हेटेरोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक अ ग्लूकोज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक अ ग्लूकोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज प्रिपेयर यानी बनाया जाता है ऑटोट्रॉप्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट्स, एल्गी, ये जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं लाइक ग्लूकोज और वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लोग इनटेक करते हैं। चाहे तो उस जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उससे चाहे तो हम छीन लें या फिर उससे आराम से सावधानी पूर्वक या आराम से उससे हम ले लें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप दे आर फॉलोज दैट, और इसके टाइप्स जो हैं अलग अलग हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेसिकली द मेन टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर बेसिकली फोर types. First one is parasite, second one is saprophytes, third one is symbiosis, and fourth is holozoic nutrition. In these four types of heterotrophs nutrition, in this organism are differ and their nutrition mode of nutrition is also differ. But in these types of heterotrophs, carnivores, herbivores, omnivores, they three are included in the holozoic nutrition. It means carnivores, herbivores, omnivores in this organism are take a food and absorb the ATP by the some processes like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now I can briefly discuss about that ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion in the previous lecture. You don't see, then go to the previous video and see the whole lecture of holozoic nutrition. In this video I will focus on the holozoic nutrition of the human nutrition. लेकिन मैं इसमें हेटेरोट्रॉप्स के जो टाइप्स हैं इसमें आपको हम बताएंगे कि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं बेसिकली फोर टाइप्स के मेन होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। और ये जो तीन कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स हैं ये तीनों जो हैं होलोजोइक के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही ये ऑर्गेनिज्म को बताता है। लेकिन इनमें जो फूड न्यूट्रिशन लेने की जो मेथड होती है, जो प्रोसेस होती है, ये 5 प्रोसेस से ही कंप्लीट होती है। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पैरासाइट। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट इट मीन्स दे फुली डिपेंडेंट टू अदर, मतलब कि पैरासाइट में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म पे फुली डिपेंडेंट होते हैं यानी पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। अगर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है जिस पे वो पैरासाइट है तो इसकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे बालों में एक जू होता है, ठीक है। वो जू क्या है कि हमारे बॉडी पे फुली डिपेंडेंट है कि अगर हमारा डेथ होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का भी डेथ हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, जैसे ई कोलाई की बात कर लें। ई कोलाई जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है।
लेकिन अगर मान लो कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, अगर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो जो ई कोलाई अंदर इंटेस्टाइन में है उसका भी तो डेथ हो जाएगा। तो ये भी जो इस टाइप का न्यूट्रिशन है कि वो फुली डिपेंडेंट हो, अगर उस ऑर्गेनिज्म जो होस्ट हो, जिससे मतलब न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो होस्ट हो गया, और जो अटैक किए वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है उसे होस्ट बोल रहे हैं। होस्ट की अगर डेथ हो जाती है तो जो पैरासिटिक है उसका भी डेथ हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल यू कैन सी हियर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, जैसे बैक्टीरियाज में हमने क्या बोला, इकोलाई, ये पैरासाइट होता है इन आवर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हमारे रहता है लेकिन हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो पेट में, मतलब ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में ज़्यादा अटैक करते हैं और उनमें डिजीज़ भी पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसे हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये प्रोटोजोआ क्या है कि जैसे एक कॉमन सी बीमारी होती है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया में क्या होता है कि जो मॉस्किटो होती है एनोफ्लीज, ठीक है, मतलब जो मॉस्किटो है उसका नाम है एनोफ्लीज, ये मॉस्किटो के लार्वा में का जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इतना तो रिप्रोड्यूस करता है, हमारे ब्लड में पैरासाइट रहता है और यही ब्लड में पैरासाइट होकर हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है और हमें जो भयंकर बीमारी होती है मलेरिया वो हमें हो जाती है। तो मलेरिया की अब तो उपचार अच्छे से है तो उसके उपचार भी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें कि एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है कस्कूटा। कस्कूटा यानी ये जो कस्कूटा प्लांट है जिसे पैरासाइट बोले, ये हायर प्लांट पे क्या होता है, फुली डिपेंडेंट रहता है। जैसे ये एक हायर प्लांट्स है, ठीक है, ये हायर प्लांट्स है। अब इस हायर प्लांट पे क्या है कि जो कस्कूटा, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अमरबेल। आप लोगों ने नाम सुना होगा अमरबेल क्या होता है। अमरबेल क्या होता है कि इसे हायर प्लांट, जैसे मैंगो हो गया, पीपल्स हो गए, बनियान हो गया, शीशम हो गया, ये सब पेड़ पे क्या करते हैं कि ये जैसे रस्सी क्वाइल होती है वैसे ये पूरे प्लांट को क्वाइल करके उनके पूरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और फिर प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं। तो जनरली जितने भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे बॉडी को या जिस होस्ट के ऊपर ये पैरासाइट रहेंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगे जरूर। यानी पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं सब हार्मफुल होते हैं, जिससे डिजीज़ भी होती है और जो कि हमारे लिए नुकसानदेह भी है। ठीक है, तो कस्कूटा का आप फिगर देख भी रहे होंगे कि फिगर आपको दिख रहा है, तो ये कस्कूटा का फिगर है। ठीक है, अब बात करते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन those organisms they depend on the dead and decay matter, and in this matter they take a nutrition. Example फंगी, मशरूम। फंगी में जो मेंबर्स हैं कुछ जैसे मशरूम, टोड स्टूल, मशरूम जो आप खाते हैं मशरूम वो मशरूम, लेकिन टोड स्टूल जो है ये एकदम मशरूम की तरह ही दिखता है। गांव में हम लोग क्या कहते हैं कि टोड स्टूल को कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन फिर भी टोड स्टूल को आप मशरूम समझ के घर पे ये नहीं कि कुकुरमुत्ता देखें और सोचें कि चलो मशरूम तो मिल ही गया है मशरूम बना लेते हैं, तो ये मशरूम नहीं, ये टोड स्टूल इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि अगर आप इसको खा लें तो आपका डेथ हो सकता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन मतलब कि जितने भी मरे पार्टिकल्स होते हैं, डेड एंड डीके मतलब सड़े गले पदार्थों से पोषण ग्रहण यानी न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। तो उसमें जो मेंबर्स है फंगी एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एकदम एक्सप्लेन करके बताया है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं कि सिम्बायोसिस क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। In this type of nutrition are possible to two organisms. Such type of nutrition called symbiotic relationship.
यानी एक ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेंगे तभी न्यूट्रिशन इनटेक कर पाएंगे, अन्यथा इनमें न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल हमने लिया था लाइकेन। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकेंड वन इज फंगी। एल्गी प्रोवाइड द फूड यानी ऑर्गेनिक मैटर टू द फंगी एंड फंगी आर प्रोवाइड टू एल्गी द शेल्टर एंड आल्सो मिनरल्स, वाटर एंड एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ लेट्स नेक्स्ट इज अ होलोजिक न्यूट्रिशन। इन दिस होलोजिक न्यूट्रिशन इसमें ये तीनों टाइप्स ही होंगे। ठीक है, जैसे कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। यानी इसे अगर हिंदी में बात करें तो देखो सिंपल है कि कार्निवोर्स को हम लोग मांसाहारी बोलते हैं, हर्बीवोर्स को हम लोग सिंपली बोलते हैं कि शाकाहारी, और ओमनिवोर्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सर्वाहारी। यानी देखो कार्निवोर्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो केवल मांस ही खाते हैं, तो यानी उनमें न्यूट्रिशन का जो मेथड होगा केवल मांस, यानी केवल दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे तभी उनमें न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे। यानी उनका नेचर ये नहीं है कि दाल चावल रोटी ये सब कुछ खाएं। ठीक है, तो उनको ऐसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कार्निवोर्स में, जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, इटीसी। ठीक है। नाउ लेट्स हर्बीवोर्स क्या होता है। हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। शाकाहारी में जैसे एग्जाम्पल ब्राह्मण की बात कर लें, लेकिन अब ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है। ब्राह्मण भी क्या करते हैं कि अब मतलब मांस भी खा रहे हैं, लेकिन कुछ हैं, ठीक है, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और वो मीट मांस नहीं खाते हैं। लेकिन जनरली हम लोग को मांस नहीं खाना चाहिए। एनफ इतना हम लोग को फूड प्रोवाइड है अर्थ पे कि हम लोग अगर शाकाहारी भी रहें तो फिर हमें फूड कम नहीं होती है। ये हमें एक भ्रम डाल दिया गया है कि नहीं, हमें क्या है कि मांस खाएंगे तो यानी कि तब बैलेंसिंग होगी, मांस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है ना, एक बहुत ही हरामी ऑर्गेन है, हरामी ही बोलते हैं, उसका नाम है टंग। जितने भी हम फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, क्या क्या जो भी कुछ है, लेकिन बेसिकली बताते हैं हम भी खाते थे लेकिन अब ये सब नहीं खाते हैं। तो ये सब हम लोग क्यों खाते हैं? बस स्वाद के लिए, क्योंकि हमारे जीभ में क्या है, टेस्ट बर्ड होते हैं। आप जीभ देख रहे होंगे तो जीभ में आपको टेस्ट बर्ड दिखेगा, तो टेस्ट बर्ड से हमें स्वाद आते हैं, तो हम लोग स्वाद के लिए ही ये सब खाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे खाना नहीं चाहिए। जितने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में जाएंगे उतने ज़्यादा आपको डिजीज़ की प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कार्निवोर्स तो समझ में आ गया। हर्बीवोर्स में क्या है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो केवल प्लांट्स को इनटेक करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी कोई मांस नहीं खाते हैं, बस केवल प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स का मतलब ये नहीं कि आम का पेड़ खा जाएंगे, अरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब। ठीक है। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स में सबसे जो हम हमेशा से बोलते हैं कि ह्यूमंस धरती का एक ऐसा प्राणी है जो कि अजीबोगरीब प्राणी है। ठीक है, इसको समझना ही नहीं बल्कि मतलब समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ह्यूमंस क्या होते हैं कि ये मांस भी खाएंगे और ये क्या खाएंगे, वेजिटेबल्स भी खाएंगे। यदि आपको एक कहानी नहीं, एक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जैसे यूग्लिना बोलते हैं, यूग्लिना में भी मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे अगर उसको मतलब सनलाइट मिलती है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेता है, ग्लूकोज बना के टेक कर लेता है। लेकिन अगर सनलाइट अब्सेंस हो जाती है, प्रेजेंट नहीं रहती है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करके वो न्यूट्रिशन लेता है। ओमनिवोर्स में क्या होते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, अगर ह्यूमंस को मांस तो डेली मिलेगा नहीं, तो मांस नहीं मिलता है तो ह्यूमंस क्या करते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और फिर एनिमल्स को भी मार के खाते हैं। इसका एक सबसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो फॉरेन कंट्री में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको ह्यूमंस खा रहे हैं। ठीक है, जैसे में एकदम कॉमन सा देश है जिसका नाम चाइना, वो तो सब लोग उससे वाकिफ़ हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जहाँ की किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कि दीवार में अगर कोई छिपकली भी देख रहे हैं तो अगर इंडिया में है अगर छिपकली, तो सोचता है चलो हम तो सेफ हैं, राम भरोसे हैं कि हमें यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना में छिपकली भी डर के किसी कोने में छिप जाएगी और सोचेगी कि भाई छिपो नहीं, कब इसका मूड घसकेगा और तुरंत पकड़ेगा और खा जाएगा। तो वहाँ की बात अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। तो ऐसे से ह्यूमन सब ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन का देखो एग्जाम्पल है ह्यूमन, डॉग, कैट, काऊ। ठीक है, लेकिन एक नया नाम आया है अमीबा। ठीक
ठीक है, ETC। तो यानी अगर हम बात करें ह्यूमन, डॉग, कैट, काऊ, तो ये जितने भी 4 ऑर्गेनिज्म हमने लिखा है अमीबा को छोड़ के, ये सब कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, हर्बीवोर्स सकते हैं और ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। तो यानी ये सब फूड इनटेक करने का ये मेथड है। लेकिन ये फूड इनटेक करने के बाद ग्लूकोज कैसे मिलता है, तो 5 प्रोसेस के द्वारा ही मिलता है। तो होलोजिक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस taking a process. This process are complete by some process like ingestion. Ingestion means क्या होता है, इंजेशन का मतलब कि फूड को इनटेक करना, ये प्रोसेस इंजेशन कहलाती है। इंजेशन के बाद क्या है कि हम लोग फिर क्या करते हैं, जैसे फूड मुंह में इनटेक करते हैं, फिर हम लोग उसको चिविंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब चबाना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर चिविंग फिर उसको स्वेलोइंग करते हैं, मतलब निगलते हैं। तो यानी कुछ डाइजेशन जो फूड का होता है वो हमारे बक्कल कैविटी में हो जाती है, मुख माउथ में, ठीक है। और कुछ क्या है कि अब डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होके फिर हमारे स्टमक में जाती है। स्टमक में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, वहाँ भी उसका डाइजेशन होता है। तो कंप्लीटली यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है, इसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू अ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट, जेजुनम, इलियम, मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम, यानी जेजुनम में जाके कंप्लीट, यानी बक्कल कैविटी से लेके जेजुनम में तक जाते जाते डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर अ डाइजेशन इन अ जेजुनम, द digested particles, molecules, nutritive parts, they absorb by the some special type of structure known as villi. Villi is the hair-like structure. They absorb the all nutritive matter like glucose, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, ये जितने भी सभी होते हैं, इन सब न्यूट्रिटिव पार्ट को विलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये विलाई जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है इलियम में उपस्थित विलाई के द्वारा। अब जैसे ही विलाई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि विलाई के इनर साइड से क्या है कि ब्लड वेसल्स मतलब कि गुजरे हुए रहते हैं, और जैसे एब्जॉर्ब करके पूरा जितने भी न्यूट्रिटिव पार्ट होते हैं उस ब्लड वेसल्स में भेज देता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड के द्वारा क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो एसेंशियल पार्टिकल होते हैं, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन जो फूड अनडाइजेस्टेड थे, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है, उनको फिर बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है, एग्जिस्ट करा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। तो ये जो 5 प्रोसेस हुई है, ये ह्यूमंस के बॉडी में कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन से उसमें डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन कौन से ऑर्गेन प्रेजेंट थे, ये हम होल फिनोमिना, होल प्रोसेस, होल स्ट्रक्चर हम लोग एकदम अच्छे से जानेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और उसके पहले हम अमीबा के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन का होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर अब हम पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने 5 प्रोसेस के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ा है। यानी हमने उसके बारे में बताया कि पहला तो हमने बात किया इंजेशन के बारे में, ठीक है, और दूसरा हमने बात किया डाइजेशन, और तीसरा हमने बात किया है एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ जो हमने बात किया है वो है एसिमिलेशन। अब 5 प्रोसेस एसिमिलेशन, और इसके बाद है हम लोग का इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में एकदम अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये जो अमीबा होता है, अमीबा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये यूकैरियोटिक क्या होता है, ये क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो
तो बेसिकली जो सबसे इसमें मेन फीचर है यूकैरियोटिक का, आप बताएंगे कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस फुली डेवलप्ड हो। न्यूक्लियस क्या हो? फुली डेवलप्ड, यानी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो अमीबा होता है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एवं यूकैरियोटिक सेल है। तो ये सपोज करो कि अमीबा का फिगर है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे फूड है, ये है फूड पार्टिकल्स। अब अमीबा क्या करता है कि ये जो अमीबा में क्या है कि एक फूट लाइक, यानी फूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करता है कि अमीबा इस फूड को पकड़ता है। अब यानी फूड पकड़ के क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर जाएगा, तो यानी फूड को निगल गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यानी फूड को निगलना क्या कहलाता है? प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा कि जैसे ही फूड इसके अंदर आएगा, अमीबा के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे? जूस सीक्रेट करेंगे। अब वो जूस से क्या हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, यानी ग्लूकोज टूट जाएगा किसमें? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाएंगे, तो यानी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल जो भी कुछ होंगे, ये इसके बॉडी में क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि अब इस सेल के अंदर जहां इसकी नीड होगी, इसको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन जो भी एक्सक्रीट पार्टिकल्स होंगे, यानी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, उसको क्या करेगा? ये बॉडी से रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। अब ये एकदम सेम प्रोसेस होता है ह्यूमन में, कहाँ कहाँ होता है, किस ऑर्गन में होता है, कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की ह्यूमन में ये न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, और ये पांचों प्रोसेस कहाँ कहाँ होते हैं, कि मतलब कि ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बनाना होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। आप वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद हम बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो फिगर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई विल डू इट आवर बेस्ट। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली क्या क्या आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएंगे? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहाँ होता है ये हम लोग जानेंगे ह्यूमन के बॉडी में। बक्कल कैविटी के बाद आएगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी जानेंगे। इसके बाद एक आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं? तो एक हमारे बक्कल कैविटी में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं। अब ये सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, इसका लोकेशन हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बना के दिखेंगे। दूसरा चीज़ है कि हमारे मतलब दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड में वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट तीसरा जो है पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। और लास्ट यानी जो है उसका नाम है लीवर। तो यानी 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो यानी इन डाइजेस्टिव ग्लैंडों से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा, और यही जूस कौन कौन से ऑर्गन में कहाँ सिक्रीट होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल कि ह्यूमन का ये है बक्कल कैविटी। यू सपोज दैट ये ह्यूमन का क्या है? बक्कल
कैविटी, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, यानी ये जो हमारा माउथ है ये हमारा माउथ है, ठीक है। माउथ के अंदर क्या है, माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये सब भी चीज़ हम जानेंगे। तो अब हम पहले इसका एक फिगर बनाते हैं, फिर एक एक जो मतलब कि हमारा ऑर्गेन है उस ऑर्गेन के बारे में कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हमारा बक्कल कैविटी क्या है कि नीचे एक मतलब कि पाइप यानी ट्यूब में ओपन होती है। तो इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये जो फेरिंग्स है आगे चल के क्या होती है, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। तो जो एक ट्यूब होता है जो इसमें पोर दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं गलेट, और जो दूसरा पोर दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। एक ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और इन्हीं के ऊपर क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को ढक के रखता है। तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस, ठीक है। अब ये जो गलेट होता है, गलेट आगे चल के ओपन होता है किसमें, ओइसोफेगस, यानी ओइसोफेगस में ओपन होता है। और ये जो ग्लॉटिस आगे चल के विंड पाइप में ओपन होता है, और ये विंड पाइप जाके कहाँ ओपन होता है, लंग्स में। कहाँ ओपन होगा, लंग्स में। और ये ओइसोफेगस कहाँ जाके ओपन होगा, तो ओपन होगा स्टमक के अंदर, ठीक है। तो यानी अब हम केवल इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये हमारा ओइसोफेगस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये नीचे आके क्या है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हुआ। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलें स्टमक। क्या बोले, स्टमक बोल दिए, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा स्टमक था। और इसी स्टमक के फिर स्टमक नीचे क्या होता है, नीचे कॉइल होता है, ठीक है। स्टमक क्या है, नीचे कॉइल हो रहा है। तो ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइन, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन क्या है कि आगे चल के दो, यानी ये हमारा है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो इंटेस्टाइन में दो पार्ट्स हमने पढ़ा। अब इसकी स्ट्रक्चर हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली क्या था कि हमने इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बनाया, टेंट्रेन, ठीक है। अब स्टमक के बाद ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलें इंटेस्टाइन। क्या बोल दिए, इंटेस्टाइन बोल दिए। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हमने बताया, दो होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। पहला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सीकम, सेकेंड होता है कोलन और चौथा होता है रेक्टम। रेक्टम आगे चल के एक पोर में ओपन होता है जिसका नाम है एनस। और ये जो कोलन होते हैं, कोलन के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, यह भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा जो होता है उसका नाम है डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और जो लास्ट है उसका नाम है सिग्मोइड कोलन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें, सिग्मोइड कहाँ है, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ अगर बात करें तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम जो होता है सेकेंड होता है और इलियम क्या होता है थर्ड होता है। ड्यूडेनम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट और लार्ज पार्ट है। इलियम क्या होता है कि ये थर्ड पार्ट है और इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है विलाई।
इसी विलाई के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखो बेसिकली क्या है कि इंटेस्टाइन की ये जो हमने, अब इसका सटीक लोकेशन दिखा नहीं सकते, एनिमेशन वीडियो आपने देखा, यानी कि आप जो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आप देख पाएंगे कि इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं और उसके लोकेशन क्या है, आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में ये हमने देखा। अब देखो ये है हमारा ड्यूडेनम, ये क्या है, ड्यूडेनम, यानी चलो हम क्लियर ही कर देते हैं। ड्यूडेनम के बाद क्या है कि अब ये जो बीच वाला पार्ट है उसे जेजुनम बोले, थर्ड क्या है हमारा, इलियम हो गया। तो यहाँ पे हम बोल दें कि ये जेजुनम है और जो तीसरा है उसका नाम है इलियम। तो ये 3 पार्ट हमने इसको लोकेट किया। अब हम बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स होते हैं उनका लोकेशन कहाँ है। तो देखो बेसिकली क्या है कि जैसे हमने क्या देखा कि हमारा जो इलियम है, इलियम जैसे ही ओपन होता है किसी के अंदर, देखो यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है रेक्टम, सॉरी ये है सीकम, क्या है, ये सीकम है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अभी जैसे ही सीकम के बाद, ये सीकम क्या है, देखो ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये पूरा है कोलन। अब कोलन के 4 पार्ट्स हैं कि देखो ये क्या हो रहा है कि ये जो सीकम है अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस कोलन वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एसेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे, एसेंडिंग कोलन, यानी कि ये आगे बढ़ रहा है। अब जैसे आगे बढ़ के क्या हो गया, ये एकदम पट हो गया, तो इस कोलन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन। अब इसके बाद देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। और देखो नीचे आके ये यस लाइक स्ट्रक्चर मुड़ा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। और ये सिग्मोइड के बाद क्या, ये जो पार्ट है ये है रेक्टम, और रेक्टम में क्या होता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसमें जाके स्टोर होते हैं। और ये जो पोर खुला है इसे हम लोग बोलते हैं एनस। एनस के थ्रू क्या होते हैं कि हमारे बॉडी से जितना भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिलीज थ्रू आउट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स यानी 3 पेयर्स होते हैं। एक हमारे कान के पास होता है, एक हमारे टंग के नीचे होता है, और एक हमारे जो ये हील है, मतलब कि ये जो हमारी दाढ़ी है इस दाढ़ी के नीचे होता है। यानी तीनों का अगर नाम बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। सब मैंडिबुलर को हम लोग सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो 3 पेयर्स होते हैं, यानी 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, हमारे बक्कल कैविटी यानी गर्दन वाले पोर्शन में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक के अंदर। कहाँ होता है, स्टमक के अंदर। लेकिन पैनक्रियाज और लीवर की बात करें तो ये जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे ही रहता है। कहाँ रहता है, स्टमक के नीचे, यानी यहीं पे रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में। तो ये हमारा है पैनक्रियाज। अब इस पैनक्रियाज के बारे में भी हम लोग एकदम डीप अच्छे से पढ़ेंगे। लीवर कहाँ होता है, तो लीवर ये जो होता है कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये हमारा है लीवर। ठीक है, अब लीवर में जो जूस बनती है उसका नाम है बाइल जूस। यानी इसके अंदर कौन सा जूस बनता है, बाइल जूस बनता है, जो कि बहुत ही मेन जूस होता है, जो कि फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पैनक्रियाज से भी जो जूस निकलते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम एसेंशियल होते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम एक एक पार्ट्स, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे, और इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर में कौन कौन से नेम है, कौन सा फंक्शन होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो यानी कि ये जो हमारा जो चैप्टर है न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस चैप्टर को आप सीरियसली पढ़िएगा। और मैं क्या है कि केवल 10th लेवल तक आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर अगर नॉलेज आप लिए रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हायर क्लास में क्या है कि जैसे आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे, तो अगर
आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको आगे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ने से कोई दिक्कत है नहीं, फ्री का चीज़ कितना हो मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना अभी हमने ह्यूमन के मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी, उसमें इसोफेगस, स्टमक, मतलब चारों ऑर्गन हम कंप्लीट करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।